हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन। और आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आप सभी एकदम मस्त तरीके से सेलिब्रेट करिए आज का दिन, एकदम बढ़िया। आपकी लाइफ का हर एक दिन इतना ही ब्राइट, इतना ही खूबसूरत हो और ऐसे ही सेलिब्रेशन से भरा हो। इसी विषय पर और इसी टॉप नोट के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप सभी के लिए। तो प्रिपरेशन, पढ़ाई अपनी जारी रहनी चाहिए एकदम। कोशिश करूंगा एज शॉर्ट एज पॉसिबल इस सेशन को रखने का। बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन पर नहीं लेके जाऊंगा आपको, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग मस्त तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वन डायोड फ्रॉम अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट इज रिमूव्ड देन द आउटपुट विल बी हाउ मच। तो फिर आउटपुट जो है वो किस तरीके का मिलेगा आपको, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर है, उसमें से एक डायोड को उसके लेग से रिमूव करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर का सेटअप जो है वो हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। एंड देन ये कनेक्ट कर दिया मैंने इसका लोड। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर का सेटअप मैंने यहाँ से बना दिया। अब इसके बाद बोलता है कि एक किसी लेग को रिमूव कर दो। चलो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मैंने इस पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया इससे, ठीक है। अब इसको रिमूव करने के बाद रिमेनिंग जो सर्किट है वो कैसे बिहेव करेगी उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, तो आपकी जो रिमेनिंग सर्किट है ना, इसका कनेक्शन तो यहाँ से पूरा हो रहा है। ये देखिए, ये सर्किट यहाँ से पूरी हो रही है, ठीक। जिसमें से ये वाला जो डायोड है ये भी आपका डेड की तरह ही हो गया। इसके भी होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, अब ये दोनों की डायरेक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी तो ये भी फॉरवर्ड बायस होगा और ये भी फॉरवर्ड बायस होगा। दोनों के दोनों एक साथ फॉरवर्ड बायस होंगे। नेगेटिव साइकिल मतलब कि अगर एसी सप्लाई में इनपुट दे रहा हूँ, ऑब्वियसली रेक्टिफायर है तो इनपुट मेरा एसी सप्लाई होगा। तो एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल के समय ये दोनों के दोनों रिवर्स बायस अटेंड कर लेंगे। रिवर्स बायस अटेंड करेंगे तो इनका आउटपुट किस तरीके का दिखेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लैंक। फिर अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा। दिस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर। कहीं पर दिया हुआ है क्या, सेम एज द फुल वेव रेक्टिफायर, सेम एज द हाफ वेव रेक्टिफायर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने बोला ही कि आज जल्दी जल्दी फटाफट से पढ़ेंगे हम लोग सभी टॉपिक्स को एकदम मस्त तरीके से। देखिए, लिखा हुआ है चॉपर ड्रिवन डीसी मोटर इज सप्लाइड थ्रू अ डीसी सोर्स ऑफ 600 वोल्ट। ड्यूटी साइकिल जो है चॉपर की कितनी है, 60% है। भाई ड्यूटी साइकिल आपको क्या बताता है, टोटल ऑन टाइम के बारे में बताता है। टोटल ये बताता है कि ओवरऑल कंप्लीट साइकिल में से कितनी देर तक वो डिवाइस या वो मशीन ऑन है या ऑपरेशनल है। तो व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज फॉर द मोटर। भाई 600 वोल्ट का डीसी सोर्स था, लेकिन ड्यूटी साइकिल तो 60 ही है ना उसकी। ड्यूटी साइकिल जो है वो 60 है। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वी टी या वी आउटपुट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कैसे बताएंगे हम लोग। इट इज गिवन एज ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाइड विथ वी ऑफ सोर्स। तो ड्यूटी साइकिल कितना है भाई, 60%, यानी कि 60/100.6 और मल्टीप्लाइड विथ 600, 6 6 36, 360 अपने क्वेश्चन का आंसर। इतना ही दिखेगा टर्मिनल पर, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन था एकदम, ज़्यादा समय इसमें देने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं जल्दी से, एकदम मस्त टाइप से। और एनालॉग टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक। चलिए देखते हैं क्या आया। लिखा हुआ है इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स आर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट जो होते हैं कौन होते हैं, किसके ऊपर निर्भर करती है वहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए, जब सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यहाँ से बनाते हैं। ये ओप एम्प रहता है, नॉन इन्वर्टिंग मोड, इन्वर्टिंग मोड इसका, ठीक। यहाँ से ये रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अच्छा, इस सर्किट में एक और कॉम्बिनेशन है जो छूट गया बनाने को, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, किसके, आरसी के कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन के बारे में भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताता हूँ।
ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो दिस इज द एंटायर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। वैसे अगर आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे तो आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा इसके बारे में कि इसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को आरसी ऑसिलेटर भी बोलते हैं। इसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को क्या बोला जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द आरसी ऑसिलेटर। तो अगर आपने इतना डिटेल में पढ़ा है तो नाम से आपको पहले ही समझ में आ चुका होगा कि आर एंड सी इज़ द राइट आंसर। अगर नहीं भी पढ़ा है, इसका डायग्राम अगर आपको ध्यान में होगा उससे भी आप बना करके देख लीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, इसके डायग्राम को भी आप अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ होता क्या है, देखिए ये जो पूरा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है ना, ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पूरा सेटअप जो है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन कैसे? उसके लिए ये जो 3 सेटअप दिख रहे हैं आपको, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हर एक आरसी कॉम्बिनेशन जो है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट पैदा करता है। ठीक, तो इससे 60 डिग्री हो गया, यहाँ से 60 डिग्री हो गया, यहाँ से 60 डिग्री हो गया, सब कुछ मिला के 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आर और सी ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए या उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, चलिए, अच्छा फोटो भी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन रीजन। व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर जो होता है किसकी वजह से होता है? क्या डोपिंग की वजह से होता है, बैरियर पोटेंशियल की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, या रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है? तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा फोटो दिखाता हूँ, इससे शायद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर ऐसा कोई पीएन जंक्शन सेक्शन है तो डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? अकेले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जब रिकॉम्बिनेशन होता है उस पॉइंट पर आकर, तब यहाँ पर क्या बनता है? डिप्लीशन रीजन। तब क्या बनता है वहाँ पर? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का पूरा लेयर फॉर्म होता है। तो जब दोनों तरफ से जब आपके चार्ज कैरियर्स आकर के जब यहाँ जमा होने शुरू होते हैं ना, तब बनता है। तो किसी एक से नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन से अकेले नहीं होता है। अच्छा, बैरियर पोटेंशियल तो तब की बात है कि जब वहाँ पर कि पोटेंशियल कितना है कि उतना पोटेंशियल आप पार करोगे तब जाके कंडक्शन शुरू होगा। डोपिंग जो है, डोपिंग आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रेंसिक टाइप के जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनके साथ आप प्रोवाइड करके एन टाइप या पी टाइप रीजन क्रिएट करने के लिए आप बना सकते हैं कि भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको इलेक्ट्रॉन्स रखना है या होल्स रखना है, तो उस हिसाब से आप वैसा डोपिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिप्लीशन रीजन है इसका फॉर्मेशन करने के लिए आपको रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो चाहिए होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी जल्दी से बनाते जाते हैं। लिखा हुआ है डीसी सीरीज मोटर ड्रॉज 6 एम्पियर करंट विथ द इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द ईएमएफ, फाइंड द ईएमएफ if the armature resistance, if the armature resistance is 0.5 ohm, series winding resistance is 1.7 ohms, and assume 1.2 volt drop across each brush। टिपिकल टाइप का मशीन का क्वेश्चन है, एकदम टिपिकल डीसी मशीन में यही इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है। चलो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर आपको दिया हुआ है, चल डीसी सीरीज मोटर ड्रॉ कर लेते हैं भाई यहाँ पर। तो ये रहा हमारा डीसी सीरीज मोटर का सेटअप। इसमें अभी क्या मिसिंग है? मोटर मिसिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग मिसिंग है, और यहाँ से सप्लाई सेक्शन को ओपन छोड़ देता हूँ मैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बना लिया मैंने ये मोटर। ठीक है, एंड देन यहाँ से सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये हो गया मेरा इनपुट साइड। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक सेटअप। अब बोलता है डीसी सीरीज मोटर जो है वो 6 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है, 6 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, सप्लाई इनपुट कितना दे रहे हैं इसको हम लोग? 220 वोल्ट, यानी वी सप्लाई या वी टोटल जो है इट इज़ हाउ मच? इट इज़ 220 वोल्ट। फिर आगे बोलता है कि ईएमएफ का पता लगाओ। ईएमएफ मतलब हम लोग यहाँ पर बैक ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईबी की बात कर रहे हैं। इफ़ द आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स का है, सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो 1.7 ओम्स की है, और 1.2 वोल्ट का ब्रश ड्रॉप जो कि 2 ब्रश है तो इंटू 2 कर दीजिएगा आप उसको। ठीक है, 2.4 हो गया ये चीज़ है। तो अब बोलिए कितना आउटपुट है? तो हम लोग जो इस मशीन का एक्सटर्नल सर्किट फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ इंटरनल सर्किट का तो कोई सीन है नहीं, 5/NP/60 का, ये एक्सटर्नल सर्किट का फॉर्म है, उसी को अप्लाई करिए। तो यहाँ पर आप लिखते हैं EB इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई इनपुट माइनस ऑल द ड्रॉप्स। तो टोटल सप्लाई इनपुट है 220
और ड्रॉप्स कितने कितने हो रहे हैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड विथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये दोनों मिला करके, तो 1.7 प्लस 0.5। हाँ, इसमें से एक चीज़ माइनस करना मत भूलिएगा, दैट इज़ द ब्रश ड्रॉप पर ब्रश, है ना। तो एक और चीज़ मैं माइनस कर देता हूँ, 1.2 दैट इज़ 2.4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाना है सीधे सीधे। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो बैक ई एम एफ ई बी इज इक्वल टू 220 माइनस ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो 6 इंटू 2.2, तो 6 are 12, 2 1, दिस इज 13.2 माइनस 2.4, यही होगा। ठीक है, तो माइनस 2.4, 13 में से 2 चला गया, ये बन गया अपने पास 11, 12, 13, और उसमें से और 2 चला गया, बन गया 10 पॉइंट, और फिर और। तो ये वैल्यू रिड्यूस हो करके, इसको थोड़ा सा सही तरीके से सॉल्व करिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। इसका बैक ईएमएफ आपका निकल करके आएगा 220 में से 10, 15, 15 पॉइंट समथिंग, तो ये 204 के आसपास का डेटा दे रहा है मुझे। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, 204.4 दिख रहा है, दैट इज़ ऑप्शन बी मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे इसके करीब का और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही जो है, ये मतलब ई बी इक्वल्स टू 204.4 जो है एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। फिर भी आप लोग एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा न्यूमेरिकल पार्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेके चलता हूँ। डायरेक्ट सवाल था ये भी। अगला सवाल जो है ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है उसकी यूनिट पूछा आपको। क्या क्या ऑप्शन दिया, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मीटर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, वोल्ट सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, आसान सा तरीका है मोबिलिटी फाइंड आउट करने का। अगर आपको इसका बेसिक फॉर्मूला पता है, उसी से आप इसकी यूनिट बता सकते हैं। आप लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्म में आप इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन की यूनिट क्या होती है, तो भाई इसकी एक्सप्रेशन होती है वोल्ट्स पर मीटर। ठीक है, अब देखिए मीटर पर सेकेंड हो गया, मल्टीप्लाइड विथ ये वाला मीटर ऊपर चला गया अपॉन वोल्ट्स, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर अपॉन वोल्ट्स इनटू सेकेंड्स। देखिए आ गया अपना आंसर एकदम डायरेक्ट। की क्या था कि आपको इसका एग्जैक्ट फॉर्म पता रहना चाहिए। मोबिलिटी के बारे में पूछा आपको, इसकी यूनिट पूछा, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे सीधे आप बता दिए। अगर ये नहीं पता है तो यहाँ तक पहुँचने में इशू होगा। ठीक है, इसको याद करने से ज़्यादा बेटर है कि आप इसको समझ करके बनाइएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट्स सेकेंड। ठीक है, क्लियर, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कॉपी में फटाफट से आप लोग भी आंसर करते जाइए, कोशिश करिएगा मेरे से पहले फटाफट से आंसर करिएगा। ठीक है, अभी सुबह सुबह के समय का ये सेशन है, मॉर्निंग में अभी जस्ट आया हुआ है, तो हो सकता है कि अभी सॉल्व करने में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, है ना। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि एकदम तुरंत से माइंड अपना एक्टिवेट नहीं हो पाता, थोड़ा सा समय लगता है, बट थोड़ा सा वार्म अप के बाद एकदम चलने लग जाता है बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ, फाइंड द टोटल करंट मेजर्ड बाय द एमीटर ए इफ द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर A1 इज 3 एम्पियर एंड दैट बाय A2 इज 4 एम्पियर। आंसर बताइए जल्दी से। देखिए बोलता है आपको क्वेश्चन में कि A1 जो है वो कितना मेजर कर रहा है, 3 एम्पियर मेजर कर रहा है। ठीक है, और A2 कितना मेजर कर रहा है, इट इज मेजरिंग 4 एम्पियर का करंट। आंसर कितना हो जाना चाहिए, 3 एम्पियर इसका, 4 एम्पियर इसका, दोनों मिला दो, यहाँ की टोटल करंट आपको मिल गई कितनी, 7 एम्पियर। ठीक है, इसको आप टिक कर दिए, और इसको जैसे टिक करेंगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। नहीं टिक करना है इसको, 7 एम्पियर नहीं, इतना भी डायरेक्ट होता तो क्यों बना रहे होते हम लोग इस सेशन में इस क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, 7 एम्पियर इज द रॉन्ग आंसर, ये नहीं करना है आपको। क्यों गलत है मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये वाला एक एलिमेंट जो है दिस इज अ इंडक्टर, और यहाँ पर रजिस्टर है। दोनों की करंट का अलजेब्रिक सम कैसे कर सकते हो आप, फेजर सम करोगे ना, तो दिस विल बिकम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तब निकल के आएगा आई टोटल। तो अभी तो यूजुअल वैल्यू आपको पता ही है कि 3 3 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 और 9 ऐड करोगे 25 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा 5 हो जाएगा।
ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। बड़ा ही एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा ट्रिकी था कि एग्जाम के प्रेशर में लोग गलती करते हैं। अभी आप लोग गलती नहीं करोगे क्योंकि अभी आप ऐसे प्रेशर में नहीं हो। हाँ, लेकिन टाइम लिमिट के साथ जरूर से क्वेश्चंस को बनाइएगा। वो प्रेशर आपको नॉर्मल प्रैक्टिस में भी डेली फील करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 220 वोल्ट का डीसी मशीन हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ इतना इफ द फुल लोड करंट 20 एम्पियर की है, डिफरेंस इन द इंड्यूस्ड वोल्टेजेस व्हेन द मशीन इज ऑपरेटिंग एज अ मोटर एंड एज अ जनरेटर। इन दोनों के वोल्टेज के बीच का अंतर आपसे पूछता है कि एक बार मशीन को जब मोटर की तरह चलाए, दूसरी बार उसी मशीन को जनरेटर की तरह चला रहे हैं, तो इनके वोल्टेजेस के बीच का डिफरेंस कितना होगा। ठीक, सर्किट डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। देखिए 220 वोल्ट का डीसी मशीन है, सीरीज पैरेलल कुछ नहीं बोल रहा है, सीरीज शंट कुछ नहीं बताया। ठीक, तो मैं इसको ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ऐसे रफली ड्रॉ कर देता हूँ मैं जल्दी से। एक बार मैं मानता हूँ कि ये मोटर की तरह काम कर रहा है और दूसरी बार मैं अज्यूम करूंगा कि ये जनरेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब ये मोटर की तरह काम कर रहा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस इसकी आर ए जो है दिस इज ऑफ 1 ओम्स, फुल लोड करंट जो है इसका 20 एम्पियर है और पोटेंशियल कितना है यहाँ से सप्लाई का 220 ही होगा। ठीक, अब इसके आगे लिखा हुआ था डिफरेंस इन द इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। ठीक, इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सो दिस विल बी बैक ईएमएफ इसका आ जाएगा 220 माइनस 20 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स। क्लियर। चलिए अब दूसरी बार इसको जनरेटर की तरह चलाते हैं हम लोग। अब इसी मशीन को जब मैं जनरेटर की तरह यूज करूंगा तो दिस विल बी गिवन एज ईजी जनरेटेड ईएमएफ और आउटपुट जो है वो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 220 वोल्ट। ठीक, इस बार 20 एम्पियर की करंट बाहर जाती हुई दिखेगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस उतने का ही है जितना पहले था। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, नाउ यू विल राइट इट एज Eg इज इक्वल टू 220 प्लस 20 इंटू 1, तो दिस विल बिकम कितना 240 वोल्ट। तो अब इधर 200 वोल्ट था जब मोटर की तरह काम कर रहा था, यहाँ आया 240 वोल्ट जब जनरेटर की तरह काम कर रहा था। दोनों पोटेंशियल्स के बीच का अंतर कितना है 40 वोल्ट का, 40 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन डी। एनालिटिकल है एकदम, फटाफट क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट्स हैं, तुरंत तुरंत सॉल्व करिएगा, सोचने का ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बन जाएगा ये सब सवाल ना आप सभी से। चलिए अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, मस्त प्यारा सा सवाल है। जल्दी पहले आप लोग इसका आंसर करिए फिर मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे सब क्वेश्चन जो होते हैं ये यूनिक क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, लिखा हुआ है अबव द क्यूरी टेम्परेचर हिस्टेरेसिस लूप ऑफ अ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, किस फॉर्म में इसको लिखे होंगे, स्ट्रेट लाइन लिख रहे हैं क्या या पैराबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कुछ लिख रहे हैं क्या, तो मत लिखिएगा उसको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मैं बता दूं आपको जल्दी से, साइक्लॉइड इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा समझते हैं कि है क्या, थोड़ा सा न्यू थिंग है, नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलता है। देखिए इस वर्ड को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेरो इलेक्ट्रिक, ना कि फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक 2 मिनट के लिए हटाइए माइंड से, उसी के जैसा होता है, बट फेरो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर हम आज तक ये पढ़ते हैं कि फेरोमैग्नेटिक का क्या बिहेवियर होता है। आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फेरो इलेक्ट्रिक कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए फेरोमैग्नेटिक के बारे में तो आपको पता ही है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है अपनी अलाइनमेंट बिगाड़ लेता है और वो पैरामैग्नेटिज्म के स्टेट पे आता है जैसे आप क्यूरी टेम्परेचर को पार करते हो। तो फेरो इलेक्ट्रिक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, बस एक आध छोटी मोटी इसके डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, देखिए फेरो इलेक्ट्रिक का क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो भाई फेरो इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल क्या बताता है, फेरो इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल क्या बताता है, एक वर्ड को याद रखिएगा, इसके अंदर होता है स्पॉन्टेनियस, इसके अंदर होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस फॉर्म में इसके अंदर होता है। वैसे ही मैग्नेटिक केस में भी होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल देता है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और दूसरी चीज कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस से इसकी फील्ड जो है वो गड़बड़ हो जाती है, यानी एक्सटर्नल
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको डिस्टरबेंस होता है, इसको डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की ये छोटी सी बेसिक सी प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई। ठीक है, इस तरीके का होता है। अच्छा, अब इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनता है? इसका ग्राफ जो है मैंने आपको बताया कि साइक्लॉइड फॉर्म में बनता है। इसका ग्राफ जो है वो साइक्लॉइड, साइक्लॉइड कैसे बनता है पता है? जैसे मान लीजिए ऐसे सर्कुलर सेक्शन बना, ठीक, तो सर्कुलर सेक्शन का कोई एक हिस्सा जो है ये हमने पकड़ा। अब ऐसा मान लेते हैं कि एक ही प्लेन पे ये सर्कल बिना स्लिप हुए अगर रोटेट होते होते अपना मूवमेंट कर रहा है, प्रॉपरली रोटेट होते हुए अपना मूवमेंट कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा होगा। फिर अगले इंस्टेंस पे ये ऐसा हो जाएगा, फिर अगले इंस्टेंस पे ये ऐसा हो जाएगा। तो ग्राफ इसकी कैसी बनेगी? ग्राफ इसकी इसी कंटिन्यूएशन में बनेगी। ये देखिए ऐसे कुछ इस तरीके की ग्राफ बनेगी, यानी उस सर्कल के मोशन को ट्रेस करती हुई ग्राफ जो है वो क्रिएट होती है, तब हम लोग बोलते हैं साइक्लॉइड। ठीक है, तो यही साइक्लॉइड कर्व जो है वो इसका क्रिएट होता है। ये ध्यान रखिएगा कि क्यूरी टेम्परेचर पे जब जब आपको फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलेगा तो हमेशा साइक्लॉइड कर्व जो है इसकी वो दिखेगी। शायद यहाँ पर ग्राफ होगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए छोटे छोटे सर्कल्स के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। उसी हिसाब से ये पूरे के पूरे मोशन इसके ट्रेस होते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया आपको, इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया ना। देखिए इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है बेरियम टाइटेनेट। इसका एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमको। वैसे बहुत कम पूछा गया ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, बट थोड़ा सा रेयर है, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, तो पता तो रहना ज़रूरी है ना। बेरियम टाइटेनेट हो गया या लीड का भी हो गया, लीड टाइटेनेट जो हो गया वो भी इसी कैटेगरी में आता है, वो भी सब फेरो इलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, लीड टाइटेनेट, है ना, ये भी इसी के एग्जाम्पल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल मशीन से आ रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एंड if the dimension of all the parts of synchronous generator and the number of field and armature turns are doubled, तो जनरेटेड वोल्टेज जो है वो किस फैक्टर से चेंज होगा? जनरेटेड वोल्टेज किस हिसाब से चेंज होगा? सबसे पहला तो माइंड में आता है कि 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एट वंस दिमाग में आता है कि सी ऑप्शन होगा 4। ठीक, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको समझेंगे तो कुछ और शायद निकल करके आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका छोटा सा एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूँ, आराम से देखिएगा अगर आपके पास समय है तो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ से फ्लक्स पर पोल। ठीक, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। फ्लक्स पर पोल ये किस फॉर्म में हम लोग डिनोट करेंगे? तो भाई फ्लक्स पर पोल जो होता है इसका, दैट इज गिवन एज 4 टाइम्स ऑफ bm इंटू एल इंटू आर अपॉन पी। so this is given as 4 times of maximum flux density into L into R divided by P poles। ठीक, अच्छा, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स ये भी कांस्टेंट है। एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया तो चेंज नहीं करने जा रहे हैं इसको हम लोग, है ना। सो मैं ये लिख सकता हूँ कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू आर, इसी पे प्रोपोर्शनल है। ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, दिस इज माई इनिशियल केस। अब मुझको बोलता है कि यहाँ पर ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है इसके सभी पार्ट्स को डायमेंशन जो है सभी पार्ट्स का और नंबर ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर टर्न्स सब डबल कर दिया। ठीक, तो जब उसको डबल कर दिया तो मैं फाई न्यू लिख लूंगा यहाँ पर, तो ये लेंथ भी डबल हो गया, आर की वैल्यू भी डबल हो गई, दोनों मिला के कितना हो जाएगा ये? प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ एल इंटू आर। या फिर इसको ऐसा लिख लो कि फाई न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ फाई ओल्ड, है ना। तो इसी चीज को देख करके दिमाग में ये आ रहा था कि क्यों ना इसको 4 टाइम्स लिख दिया जाए आंसर में, है ना। लेकिन ये है नहीं, थोड़ा सा रुकिए, अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करना बचा है। 4 इज नॉट द राइट आंसर, थोड़ा सा और आगे इसके सॉल्व करते हैं। चलिए ई की वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ से, ई की वैल्यू इज गिवन एज 4.44 इंटू एफ इंटू फाई एम इंटू एन ऑफ पी एच इंटू के डी इंटू के पी। इस फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं सिंक्रोनस के लिए हम लोग। अच्छा, यहाँ से मैं अगर प्रोपोर्शनैलिटी देखूँ, यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी देखूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ से प्रोपोर्शनल दिखेगा? ये 4.44 इंटू एफ इंटू फाई एम इंटू एन पी एच। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट के फॉर्म में इसको मैंने हटा दिया।
इससे प्रोपोर्शनैलिटी में बता सकता हूँ, ठीक है, इससे इतने पूरे से प्रोपोर्शनैलिटी बता सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर भी इन सब से दिक्कत नहीं है, एफ भी फिक्स है, फाई एम भी चलो फिक्स है, एन जो है वो भी बढ़ेगा यहाँ पर, एन जो है वो भी चेंज होगा ना यहाँ पर, ठीक, एन भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एन पी एच न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन पी एच ओल्ड। ये एक और कंडीशन मुझे मिल गई, ठीक। तो अब देखिए मेरे पास ई का इक्वेशन जो है वो फाई के ऊपर बेस कर रहा है, और फाई के ऊपर अगर बेस कर रहा है तो मेरे पास फाई न्यू कितना है, तो मैं सीधे सीधे देखिए 4.44 इंटू एफ को मैं अलग कर देता हूँ टेकिंग एज अ कांस्टेंट, तो मेरा ई जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ई न्यू जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फाई न्यू इंटू एन पी एच न्यू, लिख सकता हूं मैं ऐसा। अच्छा फाई न्यू क्या आया, 4 टाइम्स ऑफ फाई ओल्ड आया, तो न्यू ई की वैल्यू जो है दिस इज 4 टाइम्स ऑफ फाई ओल्ड मल्टीप्लाइड विथ एनपीएच न्यू कितना आया, देखिए 2 टाइम्स ऑफ एनपीएच ओल्ड आया इंटू 2 टाइम्स ऑफ एनपीएच ओल्ड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ई ऑफ ओल्ड, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ ई ऑफ ओल्ड्स। तो कितने से चेंज हुआ जनरेटेड वोल्टेज, 8 टाइम्स से, 8 गुना के, 8 के फैक्टर से चेंज हुआ, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी, ना कि सी ऑप्शन, जो इनिशियली हमको 4 दिख रहा था, गलत आंसर था वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर कंसेप्ट लगे कि एक बार और देखना है, समझना है, वीडियो को बैक करके आप फटाफट से देख के जहां लिखना है एक बार नोट कर लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर है तुरंत उसको स्किप मारिए, तुरंत अगले पॉइंट पर आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यहाँ पर लिस्ट मैच करनी है आपको, लिखा हुआ है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स बिलो द लिस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले आपको दिया है डी आई बाई डी टी लिमिट, लॉजिकली बनाते हैं इसको, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडा में नहीं जाएंगे, एकदम लॉजिक से देखेंगे। डी आई बाई डी टी लिमिट अगर कर रहा है तो कौन कर सकता है भाई, डी आई बाई डी टी की लिमिट जो है ना वो सीरीज रिएक्टर ही कर सकता है, रिएक्टर मतलब इंडक्टर की बात कर रहा है वो, इंडक्टर जो है वो चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, सडन चेंज इन करंट जो है उसको अपोज करता है, तो ऑब्वियसली डी आई बाई डी टी को लिमिट करने के लिए सीरीज रिएक्टर की हेल्प लेंगे हम लोग। और ऐसे ही स्नबर सर्किट में डीवी बाई डी टी अपने आप लिमिट हो जाता है, स्नबर सर्किट के अंदर बैठा हुआ कैपेसिटर जो होता है वो भी यही काम करता है, वो डीवी बाई डी टी को लिमिट करता है, और कैपेसिटर की बेसिक प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़े हैं ना बीडब्ल्यू में, ठीक है, कि जो भी सडन चेंज इन पोटेंशियल होगा उसको ये अपोज करेगा, तो स्नबर सर्किट जो है वो डीवी बाई डी टी के लिए हो गया, मतलब ए का 3 दिख गया और बी का ऑप्शन 1 दिख गया, ए का 3 बी का 1 कहीं दिख रहा है क्या, इतने से ही आपका सवाल बन गया। वैसे ए का 3 सिर्फ दिखा था, उससे भी सवाल बन गया था, बी तक भी जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन बाकी को स्टडी कर लेते हैं एक बार। देखिए आई स्क्वायर आर लिमिट, ये जो है टू अवॉइड द रनवे स्पीड्स ऑन नो लोड, रनवे स्पीड जो है नो लोड पर उसको अवॉइड करने के लिए, और जंक्शन टेम्परेचर लिमिट जो है उसके लिए तो हम हीट सिंक अप्लाई करते ही हैं, वैसे भी जंक्शन टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए जो डिवाइसेस भी हम लोग माउंट करते हैं उस पर भी हीट सिंक लगाना पड़ता है हमको साथ में, तो डी का सेकंड ऑप्शन, डी का सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सारे ऑप्शन सही, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। ओके चलिए मस्त आसान सा क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का अगला क्वेश्चन, मशीन्स का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ करंट ट्रांसफॉर्मर इज शॉर्ट सर्किटेड अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस टू अवॉइड, करंट ट्रांसफॉर्मर उसका सेकेंडरी कॉइल उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं ऑपरेटिंग समय में, क्यों, बढ़िया सा लॉजिक इसका समझिएगा, बढ़िया सा कंसेप्ट समझिएगा इसका। करंट ट्रांसफॉर्मर का चाहे कोई भी केस हो, इवन एक्सीडेंटल केस में भी कभी भी ये परमिसिबल नहीं होता है कि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को खुली छोड़ दिया जाए, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला छोड़ना इतना ज़्यादा रिस्की होता है कि अगर किसी पर्सन ने, अगर उसका प्राइमरी एनर्जाइज कर रहे हो आप और सेकेंडरी को खुला छोड़ दियो तो बहुत चांसेस होंगे कि एकदम फैटल फॉर्म में जो पर्सन उसको ओपन कर रहा होगा उसको शॉक लग जाए, या बहुत फेटल कंडीशन हो सकता है क्योंकि बहुत एक्सट्रीम वोल्टेज आपको मिलेगा। इसका कारण समझिए क्यों ऐसा होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो आपका प्राइमरी करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंडरी करंट, पहला रीजन एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है, प्राइमरी करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंडरी करंट, ठीक, एनर्जाइज कर रहे हैं प्राइमरी साइड को, तो अब ये पूरी की पूरी प्राइमरी करंट जो होती है ये मैग्नेटाइजिंग करंट बन जाती है, इट बिकम्स आई
मैग्नेटाइजिंग, मतलब ये मैग्नेटाइजिंग करंट की तरफ बिहेव करती है जब आपका सेकेंडरी आपने ओपन छोड़ दिया तो। अच्छा, अब ये मैग्नेटाइजिंग करंट की तरफ बिहेव करेगी, दो कारण से खतरनाक होता है यहाँ पर ओपन छोड़ना। पहला कारण आपको बता रहा हूँ कि जब ये पूरी की पूरी करंट मैग्नेटाइजिंग करंट के तौर पे काम करेगी तो वहाँ पर सैचुरेशन का स्टेट जल्दी डेवलप कर देगी, तो आपका कोर जो है वो फुल्ली सैचुरेट कर देगा ये तुरंत। अच्छा, इससे क्या नुकसान होता है, वो कोर का सैचुरेशन जो होता है वो डीप सैचुरेशन स्टेट हो जाता है। कैसा सैचुरेशन स्टेट होता है? इट इज नोन एज अ डीप सैचुरेशन। और डीप सैचुरेशन की परिभाषा जो है वो क्या चीज़ है? डीप सैचुरेशन की परिभाषा ये बोलती है कि उस स्टेट से वापस नहीं आ सकती अब आपकी मशीन। वो एक बार अगर कोई मशीन डीप सैचुरेट हो गया तो अब उससे वापस से वो अपने इनिशियल स्टेट पर नहीं आ सकता, तो मशीन का तो यूज ही खत्म हो गया वहीं पर, पहले ही वेस्ट हो गया मशीन इस चीज़ की वजह से। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, अभी आगे और कहानी है इसमें। क्या कहानी है? देखिए, डीप सैचुरेशन पर तो ये पहुंच ही रहा है इसकी वजह से। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि अब चूंकि प्राइमरी करंट इंडिपेंडेंट है आईएस से, तो ह्यूज अमाउंट की प्राइमरी करंट यानी कि आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो इंक्रीज हो गई, तो फ्लक्स का लिंकेज बढ़ गया। अब फ्लक्स का लिंकेज बढ़ गया तो सेकेंडरी में क्या होगा? ईएमएफ का इंडक्शन भी बढ़ेगा, सेकेंडरी साइड में ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ का इंडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो जो दो ओपन टर्मिनल्स हैं उनके बीच, कहाँ के दो ओपन टर्मिनल्स? सेकेंडरी साइड के। उन दो ओपन टर्मिनल्स के बीच में क्या होगा? ह्यूज अमाउंट का पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो जो पर्सन उसको ओपन कर रहा है सबसे पहला वही शिकार बनेगा उस फैटल वोल्टेज के। तो ये दो कारण की वजह से कभी भी सीटी का सेकेंडरी ओपन नहीं छोड़ते, इवन एक्सीडेंटली भी उसको ओपन नहीं किया जाता है, हमेशा ओपन किए तो खत्म किस्सा। तो चलिए, अब वैसे तो राइट आंसर पर आना है हमको कि होता क्या है। ब्रेक इन द प्राइमरी वाइंडिंग, नहीं। इंसुलेशन का ब्रेक डाउन, कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन, हाई वोल्टेज का सर्ज। अब देखिए, इसमें से आपको दो ऑप्शन सही लग सकता है, आपको बी भी सही लग सकता है और डी ऑप्शन भी सही लग सकता है, ठीक है, और सी ऑप्शन भी सही लग सकता है। राइट आंसर ज़्यादा एक्यूरेट क्या है? देखिए, इंसुलेशन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वो आफ्टर इफेक्ट। हाई वोल्टेज का सर्ज आपको मिल सकता है उस पॉइंट पर, लेकिन कोर का सैचुरेशन बेसिक इफेक्ट है, कोर का सैचुरेशन ही हो रहा है सबसे पहले, और देन उसके बाद हाई वोल्टेज का इंडक्शन हो रहा है सेकेंडरी साइड पे, इंड्यूस हो रही है हाई वोल्टेज मैक्सिमम अमाउंट का फ्लक्स लिंकेज की वजह से। तो ये वाला रीजन जो है ये सबसे सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, करीब करीब के ऑप्शंस थे बी और डी, बट सी ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सीटी के बारे में बेसिक वर्किंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है सेंटर जीरो एमीटर कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट ऑफ अ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर मेक्स 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट। अब आगे बोलता है कि देन द रोटर स्पीड इज हाउ मच। अब यहाँ से रोटर स्पीड कितना है? अब इस बार आपको क्या दिया? देखिए, इंडक्शन मोटर का केस है, आपको 30 ऑसिलेशन 1 मिनट में होता हुआ बताया है, ठीक है। आपको रोटर स्पीड पूछा है, रोटर स्पीड निकालने का मेरे पास दो फॉर्मूला यहाँ पर, क्या क्या दो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? देखिए, एक तो तरीका ये है कि एन, यहाँ से मैं लिख दूं कि, सॉरी स्लिप के फॉर्म में लिखता हूँ, एस इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, या तो ऐसा लिख दूं मैं, और यहाँ से एन आर की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँ, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड के फॉर्म से और एन आर के फॉर्म से, या तो मैं इससे फाइंड कर लूँ। और या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से ऐसा कुछ लिख दूँ, क्या लिख दूँ? एन आर इज इक्वल्स टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है क्या? इस तरीके का फॉर्मूला बनता है क्या भाई? बिल्कुल, हम लोग शायद पिछली क्लास में या उससे पहले भी हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन इसी फॉर्मूला से कैलकुलेशन किया हुआ, जहाँ स्लिप 3% दिया हुआ था, 3 या 5% कुछ दिया हुआ था, ठीक है। दोनों में से किसी से भी कैलकुलेट करिए, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन उससे पहले दिक्कत ये है कि एन एस नहीं है। चलो एन एस निकाल भी लेंगे हम लोग 120 एफ अपॉन पी करके। एफ कितना दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को 50 हर्ट्ज, लेकिन ऑसिलेशंस जो दिया हुआ है उससे रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ पता चल रही है? रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी ना हमको। चलो फाइंड करते हैं। देखिए, आपको बोलता है 60 सेकेंड्स में 30 ऑसिलेशंस, तो बोलिए 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन? 1 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज इक्वल टू 0.5 बाई 3/6, 1/2, 0.5। ठीक, ये 0.5 क्या है पता है? यही आपका रोटर फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम है, फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.5। इसको मैं
एफ आर लिख लेता हूँ, एफ डैश एफ आर, जो आपकी मर्जी, आप उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक, मेरे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है क्वेश्चन में, देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो है 50 हर्ट्ज। ध्यान से देखिएगा, पूरा सीक्वेंस फॉलो करिएगा सॉल्व करने के समय। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, गिवन ऑसिलेशंस और टाइम पीरियड के हिसाब से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला किसका, रोटर का। अब दूसरा मेरे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ही, मेरे पास इनका रिलेशन है जिससे स्लिप मिल जाएगा। स्लिप निकालना ही मेन है, इस दोनों फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे स्लिप की वैल्यू पता रहनी चाहिए। चलिए स्लिप फाइंड कर लेते हैं। तो हमको पता है कि एफ ऑफ रोटर इज इक्वल्स टू एस टाइम्स एफ ऑफ सप्लाई। एफ ऑफ रोटर इज इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ एफ। अच्छा, तो रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे पास 0.5 और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, 15 टू एस, तो एस इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 50। अब जरा बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। तो 0.5 अपॉन 50, इससे मुझे स्लिप मिल जाएगा। तो ये हो गया 5/10 यानी कि 500 इंटू 50, ठीक है, 5 1 जा 500 का। तो एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/100 की आ गई, ठीक है। दिस इज माई स्लिप। अब मैं किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करूँ मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, 1/100, 0.01, जो भी आप लिखना चाहें, 0.01 लिख लीजिए इसको, ठीक। चलिए मान लीजिए मैं इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/100 इज इक्वल्स टू, अच्छा अभी एन एस निकालना तो रह गया ना, मैं भूल गया था, एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी। तो ये 1000 ही है यार, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पी की वैल्यू 6 है ना, पी की वैल्यू 6 है। कितनी बार कैलकुलेट कर चुके हैं, देखिए वही सेम थिंग है, 120 इंटू 50 अपॉन 6, 6 2 12, 20, दैट इज इक्वल्स टू 1000। इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया, बार बार कैलकुलेट करते करते आपको भी डेटा याद हो गया होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1000 माइनस एन आर डिवाइडेड बाई 1000, इसको उधर भेज दीजिए, 1000 अपॉन 100 दैट इज 10 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू माइनस एन आर, यू विल गेट एन आर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 990, माइनस एन आर माइनस वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल, 990 आरपीएम जो है रोटर स्पीड आपको मिल चुकी है। कंप्लीट क्वेश्चन यहीं पर, दूसरे वाले से कैलकुलेट कर लीजिए, उससे भी भाई एक ही है ना, दोनों फार्मूला सेम है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए आप दूसरे फार्मूले में लिखेंगे एन आर इज इक्वल्स टू एन एस होल इंटू 1 माइनस एस, इससे भी बनेगा। एन आर कितना है, यही तो फाइंड करना है। एन एस की वैल्यू देखिए हम लोग कितना फाइंड किया, 1000 इंटू 1 माइनस एस, एस मतलब 0.5, सॉरी 0.01 यानी कि 1/100। इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 1000 इधर हो गया माइनस 1000/100 कैंसिल आउट हो गया 10, तो एन आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 990। आप किसी से भी कैलकुलेट करिए, आंसर आपका डिटो सेम आएगा, ठीक है ना। 990 आरपीएम का आंसर आ रहा है। ऑप्शंस में कहाँ पर है ये, बी ऑप्शन पर। तो बात यह है कि अप्रोच हमको एकदम शुरुआत से पता रहना चाहिए कि हमको किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, मेजर फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, बाकी तो फिर बीच की छोटी छोटी चीज़ें उसको आप बता लोगे तुरंत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल। अच्छा, अब ये वाला सवाल जो है एसएससी जेई के पेपर 2 के लिए है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी जेई के पेपर 2 के अकॉर्डिंग ये सवाल है, तो इसके लिए कैलसी आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं भी यहाँ पर कैलसी यूज़ करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या बोलता है। आरएलसी रेजोनेंट सर्किट है, आरएलसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट मैं मान रहा हूँ। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1.5 मेगा हर्ट्ज में दिया है, ठीक है। तो मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है, चलिए गिवन डेटा पहले लिखते हैं। एफ नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्यों लिखेंगे, मेगा है ना, +6 हर्ट्ज, ओके। बैंडविड्थ कितना दिया हुआ है आपको, चलिए बैंडविड्थ भी हर्ट्ज के फॉर्म में दिया हुआ है, 10 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, मैं आपको अप्रोच लाइन बताऊंगा, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा पूरा। देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये क्वेश्चन नया क्यों है, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्यों है ये क्वेश्चन, यूनिक टाइप का इसलिए क्योंकि आपको नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में एल की वैल्यू पूछता है। किसकी वैल्यू पूछता है, एल की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू पूछता है कि इंडक्टेंस हेनरी में कितना है। यहाँ इंडक्टेंस पूछा ही नहीं, यहाँ पे क्या पूछा आपको पता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा, आर पूछ लिया इस क्वेश्चन के अंदर। तो रेजोनेंस का कंडीशन और अगर आर पूछ ले तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी इंक्रीज करता है, डिफिकल्टी नहीं लेंथीनेस बढ़ाता है क्वेश्चन का, और कुछ नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, बना लोगे आप अभी भी।
कैसे बनाओगे देखो, मैं आपको इसका अप्रोच लाइन बता रहा हूँ, बाकी सोल्यूशन आप खुद से कर लोगे, देखना। अप्रोच लाइन ये है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पे एल सी आर तीनों आते हैं। रेजोनेंस का आपने इतना सारा फॉर्मूला पढ़ा है, उसके अंदर जरा कंडीशन सोचिए कि इनिशियली कौन से फॉर्मूले में ऐसा होता है। बोलोगे सर सिलेक्टिविटी में ऐसा होता है क्या? सिलेक्टिविटी वाले में ऐसा होता है क्या कि क्यू फैक्टर में होता है? देखिए क्यू फैक्टर के फॉर्मूले में ऐसा होता है 1/r अंडर रूट L/c। यही एक जगह है जहाँ से r निकल के आएगा। ठीक, क्यू कैसे मिलेगा सर? क्यू जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ से मिल जाएगा। आपको तो दोनों दे रखा है ना यहाँ पे, देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी दिया है, बैंडविड्थ भी दिया है, यहाँ पे क्यू निकाल लोगे, सब कुछ मिल जाएगा। अगर किसी तरीके से इंडक्टेंस निकल आए तो पहले तो इंडक्टेंस फाइंड करने का सोचिए कि इंडक्टेंस कैसे निकलेगी। तो इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। इंडक्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के कंडीशन से निकालूंगा। ठीक, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी किस में गिवन है? हर्ट्ज में गिवन है, मेगा हर्ट्ज में। मुझे किस में चाहिए? रेडियंस वाले फॉर्म में चाहिए, रेडियंस पर सेकेंड वाले फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूं? मैं इसको लिखूंगा 2 पाई इनटू, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फॉर्मूले में, फिर वैल्यू पुट करना इजी हो जाएगा। एल को निकालते हैं यहाँ से, पहले तो पूरे को रूट में लेते हैं। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू होल रूट अंडर 1/LC। रूट हटा दूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। और आई कैन से कि L इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू सी। बोलिए ये वाला फॉर्मूला समझ में आया सभी को? ठीक है, तो L की वैल्यू अब मैं यहाँ से निकालूंगा इसके आगे। सो आई विल से L इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू सी। अब ओमेगा नॉट कैसे निकलेगा? देखिए 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितना दिया आपको? फ्रीक्वेंसी 1.5 मेगाहर्ट्ज दिया है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पुट कर दीजिए 10⁻6 इनटू कैपेसिटेंस कितने का दिया हुआ है? कैपेसिटेंस 150 पिको फैरेड का दिया हुआ है, इनटू 150 10⁻⁻12 पिको फैरेड। सॉल्व कर दीजिए, एल की वैल्यू अभी तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगी। कैल्सी यूज़ कर सकते हैं, एसएससी जेई पेपर 2 के हिसाब से क्वेश्चन है। वैसे आप विदाउट कैल्सी भी सॉल्व कर सकते थे इसको, बट उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेशन को मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना शॉर्ट हो सके करने की, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि 1 घंटे का सेशन बन जाएगा, बट स्टिल पूरी कोशिश रहेगी कि उससे जल्दी ही मैं आपको फ्री कर दूँ। ठीक है, दिस वैल्यू इज -12 6 1.5 एंड 2 पाई। ठीक, तो ये वैल्यू जो है 7 पॉइंट समथिंग के आसपास का डेटा प्रोवाइड करेगी। एल की वैल्यू जो है यहाँ से कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ना? ठीक, एल इज इक्वल टू 2 पाई। एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आनी चाहिए? एल की वैल्यू 7। अच्छा एक चीज़ मिस हो गया, इस पूरे का स्क्वायर भी करना था मुझे, है ना? वही मैं सोचूँ कि इसकी वैल्यू में कहाँ गड़बड़ हो रहा है। इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर भी होगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मिस हो गया था मुझसे। चलिए भाई इसका स्क्वायर में पुट कर देता हूँ। अब कितनी वैल्यू आ रही है? 0.1234 फिर 75। तो एल की वैल्यू में लिख लेता हूँ 7.5 इंटू 10⁻5 हेनरी। तो दिस इज माई वैल्यू ऑफ एल। इंडक्टेंस की वैल्यू तो मिल गई, इतने हेनरी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, आप लोग भी एक बार सॉल्व करेंगे, चेक कर लीजिएगा कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट, तो जैसा अपना सीक्वेंस था, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको इसके बाद क्यू फैक्टर फाइंड करना है। क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर? तो भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10⁻6। बैंडविड्थ कितने का देके रखा हुआ है? बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज़ का दिया है, पुट कर दीजिए 10 इंटू 10⁻3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो दिस इज 1.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻3। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 150, 150 एग्जैक्ट 150 आ रहा है। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इसको। तो 150 इज इक्वल्स टू 1/r अंडर रूट L/c। L कितना है? 7.5 10⁻5, ये -5 है, ठीक है, नॉट +5, दिस इज -5। तो 10⁻⁻5 है डिवाइड बाई सी कितना है? पिको फैरेड में था ना,
कितना था, 150 पिको फैरेड था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 150 पिको फैरेड। ओके, 150 इंटू 10⁻⁻12। तो आर को उधर भेज दीजिए, 150 इधर आ जाएगा। आर इज इक्वल्स टू 1/150 अंडर रूट दिस होल वैल्यू। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बोला एसएससी जेई के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर कैल्सी अलाउड रहेगा तो आपको इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर भी बड़ा है ये सवाल। बट अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इतना कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा है, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10⁻⁻12। ठीक, देखिए ये वैल्यू मेरे पास आ गई 4.7140 4.7140 ओम्स, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन में ढूंढता हूँ मैं कि ये वैल्यू आई कि नहीं आई। ये देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन पे एकदम सेम आंसर आ रखा है, डी ऑप्शन पर एकदम सेम आंसर आ रखा है 4.7। क्लियर है, आप पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर बनाएंगे, गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा आपके क्वेश्चन में। समय ऑलमोस्ट 46 हो चुका है, चलिए तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ, जल्दी से अगले क्वेश्चन पर लेकर के आता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 सुपर कंडक्टर के बारे में है, बड़ा मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा इस सवाल को अच्छे से। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन आइडियल टाइप 1 सुपर कंडक्टर इन द सुपर कंडक्टिविटी स्टेट इज हाउ मच। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक सुपर कंडक्टर का, जो कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर है, उसकी सुपर कंडक्टिविटी स्टेट पर उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी, कैसी होगी। ये सब यूनिक क्वेश्चंस हैं, सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत रेयर दिखते हैं आपको, बट होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। इसको बहुत ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करता है, बट पढ़ पढ़ के चलना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए सुपर कंडक्टर की ऐसी स्टेट, अब इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस रेंज में आती है, इसको समझने के लिए पहले तो ये बताइए कि टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर होता क्या है। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर के बीच का पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, तब इसके आगे की कहानी समझ आएगी। ग्राफ से आपको बताता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर में एक छोटा सा अंतर ये होता है, देखिए इफ इट इज टाइप 1 सुपर कंडक्टर और यहाँ पर है टाइप 2 सुपर कंडक्टर, तो इनके बीच सबसे छोटा सा डिफरेंस क्या होता है पता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर और इसको बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर। अब मैग्नेटिक सर्किट्स में आपने पढ़ा है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, उसकी जो प्रॉपर्टी मैंने वहां पे बताई थी उससे आप रिलेट कर लोगे तो आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इसको लेकर के। ठीक, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं ये लोग, और ये लोग कहलाते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर, हार्ड सुपर कंडक्टर। अच्छा, मैग्नेटिक सर्किट्स में आपने क्या पढ़ा था, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता था कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रिमूव कर दिया तो भी वो मैग्नेटाइज्ड रहेगा, अब वो नहीं हटेगा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से। जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता था कि जैसे ही सप्लाई हटाया फील्ड चला गया, खत्म, पूरा जीरो, वो पॉसिबल था वहां पर। तो वैसे ही सुपर कंडक्टर के केस में भी ये चीज़ होता है कि सुपर कंडक्टर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुरंत अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज करके नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। कि जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊं, सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं इंटेंसिटी और एच के बीच में। ठीक, सुपर कंडक्टर के केस में अगर मैं ये ग्राफ ट्रेस करूं, देखिए किस तरीके की ग्राफ बनती है। टाइप 1 सुपर कंडक्टर के केस में यहाँ से राइज होता हुआ दिखेगा और इस पॉइंट पर, इस सडनली इस पॉइंट पर आपको तुरंत ग्रेजुअल फॉल नहीं दिखेगा, सडन फॉल दिखेगा, इंस्टेंटेनियस फॉल जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसको एच ऑफ सी में बोल देता हूँ, क्रिटिकल मैग्नेटाइजिंग फोर्स इसको बोलते हैं, इसीलिए मैंने एच ऑफ सी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वो पर्टिकुलर फोर्स जहाँ से उसकी मैग्नेटाइजेशन जो है या उसकी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो लूज करना शुरू कर देगा। तो शुरू क्या करेगा, लूज ही कर जाएगा पूरी तरह से सॉफ्ट मटेरियल। हार्ड सुपर कंडक्टर्स के साथ क्या सीन होता है, देखिए हार्ड सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे नहीं काम करते हैं। हार्ड सुपर कंडक्टर्स में अगर इस पॉइंट के बाद ड्रॉप होना है तो वो ड्रॉप पूरा ग्रेजुअल रहेगा। तो मान लीजिए एच सी यहाँ पर है तो ये ड्रॉप होते होते थोड़ा समय लेगा। अगर इस पॉइंट पर आपको एच सी वन दिखा तो ये एच सी टू पर जा करके अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज करेगा, सो इट विल टेक सम टाइम।
एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा, तब जाके वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी छोड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ इस पॉइंट के बाद से ये कंडक्टर बन जाएगा, नॉट अ सुपर कंडक्टर। यहाँ तक ये सुपर कंडक्टर था, सडनली HC पॉइंट के बाद ये कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत ही। तो ये इनके बीच में सबसे मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर्स का ये बेसिक कंडीशन। अब सवाल में क्या पूछ रहा है वो जरा देखें। अच्छा, सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल जरा सोच के बताइएगा कि ऐसे टाइप 1, केवल टाइप 1 सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल जो है वो सोच करके बताइएगा कि क्या होता है। क्वेश्चन में आपको पूछा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन आइडियल टाइप 1 सुपर कंडक्टर इन द सुपर कंडक्टिविटी स्टेट। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसी वजह से इनकी -1 की होती है। इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है दैट इज इन द रेंज ऑफ -1। बहुत छोटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है, मतलब लेस देन 0 के केस में चले जाते हैं ये लोग, ठीक है। और टैंटलम सिलिकाइड जो है वो इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, टाइप 1 सुपर कंडक्टर का एक बेसिक सा एग्जाम्पल, ठीक है। TaSi2 के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं, TaSi2, टैंटलम सिलिकाइड जो है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 टाइप सुपर कंडक्टर। और इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स बनते हैं, ये एक बेसिक मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिना देरी किए अगला सवाल लेते हैं तुरंत। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, छोटी सी एलईडी लाइट जल रही है, मतलब इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है द लाइट कलर आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द गैलियम फॉस्फाइड एलईडी, गैलियम फॉस्फाइड एलईडी विल बी। अच्छा, एलईडी के अंदर भी बड़ा डिफरेंस होता है कि आप सिलिकॉन और जर्मेनियम वाली से लाइट आउटपुट नहीं ले सकते हो, तो आपको गैलियम बेस्ड या इंडियम बेस्ड जो एलईडीज होती हैं, गैलियम आर्सेनाइड GaAs जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है एलईडीज़ के केस में। लाइट आउटपुट बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, हाई इंटेंसिटी की आउटपुट दे सकता है, लेकिन कलर वेरिएशन के लिए आपको उनका कॉम्बिनेशन समझना होता है। यहाँ जितने कॉम्बिनेशन दिए हुए मैं बता देता हूँ आपको उसका कि कौन कौन से मटेरियल से किस टाइप का आउटपुट निकलता है। फिलहाल अभी जो दिया हुआ है आपको गैलियम फॉस्फाइड, इसकी लाइट कलर देख के ही आप समझ गए होंगे कि येलोइश कलर या ग्रीनिश कलर का आउटपुट जो है वो आपको इससे मिलता है, गैलियम फॉस्फाइड से, ठीक। बाकी का भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकियों का भी एक बार बता दूं कि किस तरीके से रहता है। जैसे रेड कलर का आउटपुट है, ये किससे मिलता है आपको, गैलियम आर्सेनाइड से। अगर गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड कोई एलईडी है तो वो आपको रेड कलर का आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, गैलियम आर्सेनाइड रेड। इंफ्रारेड कौन प्रोवाइड करता है, इंफ्रारेड भी यही प्रोवाइड करता है, गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जो एलईडी है वो प्रोवाइड करेगा। बट एक डिफरेंस है इनके अंदर, क्या डिफरेंस है पता है, गैलियम आर्सेनाइड के साथ एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके ये रेड या IR का रेडिएशन क्रिएट करता है, ठीक है। अकेले गैलियम आर्सेनाइड से रेड या ऐसा IR का आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एल्यूमिनियम जब कंबाइन होता है इसके साथ, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, तब रेड कलर और इंफ्रारेड कलर का आउटपुट इससे मिलता है हमको, ठीक है। और ब्लू कलर कब मिलता है सर, जब इंडियम को हम अटैच करते हैं गैलियम नाइट्राइड से, जब हम इंडियम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं गैलियम नाइट्राइड से, ठीक है, तो उस कंडीशन पर हमको ये ब्लू कलर मिलता है। ब्लू, ग्रीन, UV अगर पूछ लेता, अल्ट्रा वायलेट, ये सारे कलर्स का आउटपुट हमको इसी केस पे मिलता है, ठीक है, बना लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो नोन एज। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है इंसुलेटर्स को हीट करने के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, इसको हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग के केस में रखा जाता है, हायर फ्रिक्वेंसी हीटिंग पे आता है। बट यहाँ कुछ और पूछा है आपको, यहाँ पे पूछा है कि सरफेस हीटिंग, वॉल्यूम हीटिंग, IR हीटिंग या हाई फ्रिक्वेंसी, लेकिन UV लिख के गलती कर दिया, अदरवाइज हाई फ्रिक्वेंसी तो ठीक था। इस क्वेश्चन का आंसर है वॉल्यूम हीटिंग, ठीक है। इसी को कैपेसिटिव हीटिंग भी बोलते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर ये प्रोवाइड करता है हमको। देखिए इसके बीच में हम लोग जो अपना मटेरियल है उसको पुट करते हैं, तो कंप्लीट उसके वॉल्यूम पर हीटिंग मिलती है हमको, ठीक है, इस टेक्निक के भीतर। तो इसी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगले केस पर आते हैं। पूछा है यूरेका इज अ कॉमर्शियल नेम ऑफ हीटिंग एलिमेंट हुज कंपोजिशन इज। यूरेका इज अ कॉमन नेम ऑफ हीटिंग एलिमेंट हुज कंपोजिशन इज। उसका कंपोजिशन क्या है, किन मटेरियल्स को मिला करके बनता है, तो भाई इसका राइट आंसर है कॉपर और निकल को मिला के बनता है। 55% कॉपर और 45% निकल के कॉम्बिनेशन से यूरेका का आउटपुट मिलता है। यूरेका जिसकी की टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग 0 लेकर के चलते हैं, तापमान में कुछ भी चेंज करिए रेजिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, आइडियली।
अच्छा, इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर बताइएगा, इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट, कितने, दोनों में से कोई भी डेटा आप बता दीजिएगा, बस ये लिख दीजिएगा कि कौन सा डेटा बता रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा, देखते हैं कि आपको यूरेका का मेल्टिंग पॉइंट या ऑपरेटिंग टेम्परेचर में से कोई एक डेटा पता है कि नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सप्लायर्स फ्यूज which if provided in the domestic wiring system is connected, suppliers fuse which is provided in the domestic wiring system is connected, कहाँ पर कनेक्टेड होता है? सप्लायर फ्यूज जो प्रोवाइड करता है वो कहाँ कनेक्ट करते हैं आप? जो अपना एनर्जी मीटर है उसके बाद, जो एनर्जी मीटर है उससे पहले, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले, या फिर आफ्टर द मेन स्विच, या मेन स्विच के बाद। तो भाई सिंपल सा थिंग है कि अगर हमको फ्यूज को कनेक्शन करना है डोमेस्टिक वायरिंग में, तो हम एनर्जी मीटर के बाद रखेंगे या उसके पहले रखेंगे? तो भाई देखिए, अगर एनर्जी मीटर है, शायद इसकी फ़ोटो होगी मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। जो एनर्जी मीटर हमारा लगा हुआ है ये तो बहुत पुराना है, बट हाँ इसके बाद, एनर्जी मीटर के बाद के सेक्शन पर इसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब हो गया कि बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो ये भी तो सही है साथ में, ये भी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन भी सही है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट किसको मानोगे आप? मैं आपको ए ऑप्शन टिक करवा रहा हूँ, आप बताइएगा सी ऑप्शन भी अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ऑप्शन सी भी तो अप्रोप्रिएट लग ही रहा है ना, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो भी ए को क्यों टिक कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, अच्छा, जिस एग्जामिनेशन का सवाल है उस एग्जामिनेशन में कमीशन ने भी ए ऑप्शन को टिक कर दिया कि हाँ भैया यही सही है, ये सही है, बट ये भी गलत क्यों है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आखिरी सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्लिएट्स? वायरिंग में पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, क्लिएट वायरिंग जब पढ़ रहे हैं तो दो सक्सेसिव क्लिएट्स के बीच में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस होता है? जैसे सपोज कर लो कि ये वायर्स है, यहाँ पर आपने क्लिएट लगाया, ठीक है, ऐसे क्लिएट वायरिंग आप कर रहे हैं। ओके, अब देखिए दो क्लिएट्स के बीच के इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो आपसे पूछ रहा है। इसका स्टैंडर्ड डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो ये 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करता है। ठीक, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.3 मीटर से 0.6 मीटर्स के बीच में वेरी करेगा। तो डेटा में मेरे पास इसके कुछ है क्या जुड़ा हुआ? ये है 0.6 मीटर। तो आंसर तो मुझे मिल गया, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्लिएट्स। बढ़िया, एक क्लिएट से दूसरे क्लिएट के बीच में परमिसिबल वैल्यू जो होती है वो इतनी ही रहती है। और इन दो वायर्स के बीच की डिफरेंस कितनी रहती है? दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो रिकमेंडेड वैल्यू ये रहती है कि इनके बीच में 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा जाना चाहिए। ठीक है, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 0.6 अपना राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर होता है एंड। और आज मॉर्निंग सेशन इसीलिए था ताकि आप मस्त से इवनिंग का मज़ा ले सकें, एंजॉय कर सकें, एकदम अच्छे तरीके से दीपावली का मज़ा लें। और कल के ऑनवर्ड्स वापस से अपने पुराने टाइम में, यानी कि 7:30 ऑनवर्ड्स अपनी क्लास फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वंस अगेन मस्त तरीके से एंजॉय करिए। वेरी वेरी हैप्पी दीपावली आपको, पूरी फैमिली को, सभी को। और फुल ऑन लाइफ में ऐसे ही ब्राइटनेस, ऐसे ही खुशियाँ, ऐसे ही इंजॉयमेंट बनी रहे आपकी हमेशा। टेक केयर, wishing you all once again a happy Diwali and thank you very much for attending the session. Jai Hind.